हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि एलडीसी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अंतिम समय में बहुत सारी उलझनें आपके सामने होंगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके सामने होंगे। अपने आप पे यूँ एक अजीब सा बेचैनी को महसूस कर रहे होंगे। अलग सा आपके ऊपर एक अलग सा प्रभाव सा लग रहा होगा कि आपके ऊपर कुछ ऐसा दबाव सा आ गया, ऐसा आप लोग फील कर रहे होंगे। जैसे यहाँ कैसा क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है उस समय ऐसा होता ही होता है। तो अब जब ऐसा होता है तो आप लोगों की क्या प्लानिंग होनी चाहिए और अंतिम अब 5-7 दिन आपके पास बचे, उन 5-7 दिन के अंदर आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि इस 5-7 दिन के अंदर आपके मन में जितने भी डर हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके और आपके सामने जो लक्ष्य है उनको पूरा किया जा सके। तो इन सब बातों की चर्चा करने वाले छोटे सेशन के अंदर। जी बेसिकली आपको एक तो ये पता होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके अंदर कहा गया था कि 1 जुलाई से आप स्वयं की एसओसाइडी पे जाकर के अपने जो प्रोविजनल जो प्रवेश पत्र है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एग्जाम सिटी आपको पता लग गया होगा कि आपका एग्जाम कहाँ पर है। उसके बाद में 1 तारीख से आप अपनी एसओसाइडी पे जाकर के अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आपका एग्जाम उस स्कूल के अंदर है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतिम समय में आपको पता लगे कि आपका एग्जाम उस शहर में है या अंतिम समय में पता लगे कि उस स्कूल में है तो पहुंचने में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाते हैं। जैसे कई बार होता है कि एक ही नाम आता है कि भैया आपकी स्कूल फलाने सिंह नगर में है और वो एक ही नगर उस शहर के अंदर 2 या 3 जगह होता है तो वहाँ पे पहुँचने में समय लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा एग्जाम के समय पहुँच नहीं पाता बच्चा, 1 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया तो वहाँ पे गड़बड़ सी हो जाती है। इसके अलावा जब आप बस में जाओगे तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ताकि क्योंकि जब भी एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद में आपको राजस्थान रोडवेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाती है और लेकर के आती है तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आपको 1 तारीख से आप अपने एसओसाइडी पे जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो चीजें वो रही वो, लेकिन अब मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है और मुद्दा यहाँ से आता है कि अंतिम 7 दिनों की अचूक रणनीति। जी हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अंतिम 7 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं। आपसे आपने साल भर में क्या मेहनत की है, 1.5 साल से क्या मेहनत की है, 6 महीने से क्या मेहनत की है, मैटर वो नहीं करता। अंतिम दिनों के अंदर आपकी मेहनत कैसी थी, अंतिम दिनों के अंदर आपको अपने आप पे विश्वास कैसा था, अंतिम दिनों के अंदर आपने उस टाइम को कैसे मैनेज किया और उस समय आपने अपने आप को कैसे कूल और काम रखा और शांत रखा। वो सब मुद्दे यहाँ से आते हैं क्योंकि मेहनत बहुत सारी थी लेकिन अंतिम समय में यदि परेशान हो गए, अंतिम समय के अंदर कंफ्यूज हो गए तो फिर मामला बिगड़ जाता है, वो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। जी हाँ, तो यही से आता है कि अंतिम 7 दिनों की अचूक रणनीति की बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अंतिम समय के अंदर सब कुछ गोल 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 दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है, ये बिल्कुल सामान्य है, सबके साथ होता है। जैसे मैथ्स और विज्ञान में क्या होगा भाई गुरुजी, कितने सारे क्वेश्चन आएंगे सर, किस लेवल के आएंगे, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में किस लेवल क्वेश्चन आएंगे सर, वोकैबुलरी क्या आएगी, ग्रामर कैसी आ सकती है या फिर कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ स्कोर क्या होगा। मतलब ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, इतना स्कोर ले आए तो हमारा एलडीसी में सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है, मतलब सब चीज़ यहाँ से आते हैं। तो अंतिम समय में सब कुछ भूलने का डर, विषयों का आपस में उलझना हर एक गंभीर विद्यार्थी के साथ होता है। मतलब वो बच्चा जो सीरियसली तैयारी करता है उन सब बच्चों के साथ होता है क्योंकि उसने इतनी सारी मेहनत की है और अंतिम समय के अंदर वो सोचता है कि यदि मेरी मेहनत बेकार चली गई ना तो फिर मतलब वो एक अलग सी सोच में आ जाता है। तो ये जाहिर सी बात है हर एक विद्यार्थी के मन में आते हैं। लेकिन आपका जो अब है ना, आपको आपके माइंड में सिर्फ वो 3 घंटे होने चाहिए। आपकी पुरानी असफलता और सेफ स्कोर की चिंता पूरी तरह छोड़ दो। पहली चीज तो ये कि भैया आपने पहले क्या किया क्या नहीं किया, वो मुद्दा इस एग्जाम में नहीं आ सकता। आपने इससे पहले कितनी तैयारी की वो कर ली, आपने कितनी तैयारी नहीं की वो नहीं की, आपने किसी एग्जाम को दिया होगा उसमें पास हुए कि नहीं हुए वो मुद्दा यहाँ पे नहीं करता। आप किसी एग्जाम में पास हो गए इसका मतलब नहीं कि एलडीसी में पास हो जाओगे, किसी एग्जाम में फेल हो गए इसका मतलब नहीं कि आप एलडीसी एग्जाम में फेल हो जाओगे। उस एग्जाम के अंदर उस समय की परिस्थितियां काम कर रही थी, इस एग्जाम में इस समय की परिस्थितियां काम करेंगे। तो आपके माइंड में जो भी है तो उन चीजों को बाहर निकालो कि नहीं भैया जो होगा ठीक है, मेरा काम है सिर्फ मैंने तैयारी की थी और उसको प्रैक्टिकली जाकर के वहां पे अप्लाई करना। जी क्या सेफ स्कोर रहेगा उन चीजों पे फोकस नहीं करना। अब आपका पूरा फोकस केवल उन 3 घंटों पे होना चाहिए जो आपका भविष्य तय करेंगे। खुद पे विश्वास रखो और आपने तैयारी की है ना तो फिर आपको विश्वास रखना होगा। आपने 1 साल 6 महीने 2 साल से तैयारी की है तो उस तैयारी पे यदि आप 7 दिन के अंदर उन 7 दिन को 1 साल पे हावी होने दे रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां हमारे अंदर रही है कि 1 साल की तैयारी के ऊपर ये अंतिम 7 दिन हावी नहीं हो सकते। यदि मेहनत अच्छी है तो मन में 100% कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। उसके साथ यहाँ पर आता है परीक्षा के ब्लूप्रिंट की बात करें, कहाँ करना है सबसे ज़्यादा फोकस, मतलब बेसिकली किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे 2 पेपर होने वाले हैं, सेकंड पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश 150 क्वेश्चन होंगे, 75 यहाँ पर 75 आने वाले। फर्स्ट पेपर के अंदर भी आपके वही 150 क्वेश्चन होंगे, जैसे मैथ से 40 आने वाले, विज्ञान से 40 आने वाले, जीके और करंट अफेयर्स की बात करें 50 आने वाले हैं। इस 50 में से भी जैसे राजस्थान भूगोल के 50 क्वेश्चन आने हैं तो आपको बेसिकली किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है वो चीज़ यहाँ से आ जाती है। जैसे यहाँ पे है
ये गेम चेंजर की बात करें, पेपर 2 जो है ना, ये आपके गेम चेंजर होता है क्योंकि यहाँ पर यदि आपने पेपर 2 के अंदर हिंदी और इंग्लिश से नंबर नहीं काटा ना, तो फर्स्ट पेपर के अंदर मोस्टली सबके इक्वल होता है। किसी की साइंस अच्छी होती है तो किसी की मैथ अच्छी होती है, तो किसी का जीके अच्छा होता है। अब आता है कि सर 40 का नियम और संतुलन की रणनीति की बात करें, कमजोरी को ताकत से रखें। यदि गणित व अंग्रेजी कमजोर है तो उसकी भरपाई हिंदी या विज्ञान में अधिकतम स्कोर करके करें। बेसिकली एक बच्चा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर एक सब्जेक्ट में उसके 100% उसके परसेंटेज बने, हर में 100% क्वेश्चन सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी की मैथ अच्छी हो सकती है, किसी की इंग्लिश अच्छी हो सकती है, किसी की साइंस अच्छी हो सकती है और किसी की आपके हिंदी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, यदि आपकी हिंदी कमजोर है तो आपको इंग्लिश में स्कोर करना होगा ताकि बैलेंस किया जा सके। मैथ कमजोर है तो साइंस में स्कोर करना होगा। मतलब पैरेलल जो सब्जेक्ट आपके चल रहा है, जो उसी वेटेज का है, आपको उसके ऊपर फोकस करना होगा। एक में कमियां हैं तो दूसरे के अंदर बेहतर करके उसको उन कमियों को छुपाया जा सकता है। जैसे हम लोग गेम की बात करते हैं, जैसे विराट कोहली की बात करें, सिंपल सा गेम बता दूं, यदि किसी मैच के अंदर वो कम रनों के इसके ऊपर आउट हो गया तो फील्डिंग के अंदर ज्यादा एफर्ट लगाता है और वो कोशिश करता है कि यदि मैं कम रन पे आउट हो गया तो मैं 15-20 रन फील्डिंग के अंदर सेव करूं। जैसे उसके पास से बॉल जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसको रोका नहीं जा सकता और उसने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट के माध्यम से उस बॉल को रोक करके बाउंड्री रोक दी। तो जहां पे 4 रन जा रहे थे वहां पे 1 रन में कन्वर्ट कर दिया, 3 रन तो रोका ना उन्होंने। बस वही एग्जैक्ट तुम्हारे साथ है कि आपके सामने वो ग्राउंड है, अब आपको वहां पे देखना होगा कि आपके एफर्ट्स वहां पे कितने हैं। कहीं पे कमियां रह गई होंगे तो उसके अंदर उसको पूरा करने के लिए दूसरी जगह आपको एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने होंगे। जी, जैसे ओवरऑल स्कोर की बात करें तो 40% का जो नियम है ये ओवरऑल चेक किया जाएगा। ओवरऑल चेक किया जाएगा कि भैया ओवरऑल कितना है, एक सब्जेक्ट में नहीं होगा। इसके अलावा अंतिम 7 दिन की बात करें, अब नया पढ़ने का समय नहीं है। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा भूलते हैं केवल उन्हीं का सघन रिवीजन करें। एक अंतिम समय में ये भी होता है मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। नहीं भैया, अंतिम समय में नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करो। आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लो। जी, 1/3 नेगेटिव मार्क भी यहाँ पर होने वाले हैं। पेपर 2 की बात करें, 150 अंकों का अचूक स्कोरिंग प्लान की बात, जैसे हिंदी की बात करें 75 की सुनाते हैं, इंग्लिश में भी 75 की सुनाते हैं। तो हिंदी के अंदर जैसे तय कर लो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है ना, यहीं पर है। इस भाग में एक भी पर्सन गलत नहीं होगा, तो माइंड में सेट होना चाहिए कि हिंदी से मेरा पर्सन गलत नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर आपके जो ग्रामर की ना, व्याकरण के जो नियम है उनको रिवीजन करके, क्योंकि व्याकरण के अंदर 100% एक्यूरेसी होती है। व्याकरण का मतलब है तो है और नहीं है तो नहीं है, वहां पे ऑप्शन ही नहीं होता गलत होने का। इसके अलावा जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं, वोकैबुलरी की बात करें, तो यहाँ पे असीमित वोकैबुलरी है, कितना सारा याद करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। और अंतिम समय तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ग्रामेटिकल पार्ट में रिजेक्शन मेथड को अपनाना होगा। रिजेक्शन मेथड का मतलब है, जैसे आप लोगों के पास ग्रामेटिकल मतलब हुआ कि जैसे आपके पैसिव थे, डायरेक्ट इंडायरेक्ट थे, नरेशन आया या कुछ आया, तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन का मतलब 4 ऑप्शन में से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर जाना होगा। जी, इसके ऊपर फोकस करना होगा। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं पेपर फर्स्ट की बात करें, विज्ञान और गणित को कैसे साधें, जैसे विज्ञान में 40% आने वाले हैं तो रटने वाले विषय पे जोड़ दें। अंतिम दिनों में फॉर्मूले और थ्योरी रट लें साहब। इसके अलावा न्यूमेरिकल की बात करें, भारी भरकम कठिन न्यूमेरिकल से में समय बर्बाद न करें। जी हाँ, न्यूमेरिकल का यदि क्वेश्चन आता है तो आप भारी भरकम जो न्यूमेरिकल हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस न करें। आप लोगों को अब अंतिम समय के अंदर जो छोटे बेसिक फॉर्मूला वो है या रटने वाली कोई चीज़ आती है उनको आपको लोगों को रटना है। इसके अलावा गणित की बात करें, यदि आपकी गणित यदि कमजोर है तो परीक्षा में सबसे अंत में इसको हल करें। 50-60% सही करने का यथार्थ लक्ष्य रखें। यदि मजबूत है तो स्पीड बनाए रखें। मतलब गणित में 2 चीजें होती है। देखो, लगता है कि गणित कमजोर है साहब, जी आपको लगता है कि भैया आपका गणित का सब्जेक्ट कमजोर है, तो सबसे लास्ट में जाएं, क्योंकि एक बार यदि अपने गणित पे चले गए ना जो कमजोर है तो फिर वो आपसे सोल्व ही नहीं हो पाएगा, समय कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको लास्ट में जाएं। और यदि आपको लगता है गणित शानदार है तो फटाफट से यू स्कोर करें, एक मन में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। जी चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स हाई रिटर्न टॉपिक्स की बात करें, जीके और करंट अफेयर्स की बात करें, ये हाई रिटर्न टॉपिक्स हैं। यहाँ से पढ़ा है तो आपको जवाब सही हो ही जाएगा। जैसे हाई प्रायोरिटी की बात करें, करंट अफेयर्स भूगोल की बात करें, राजस्थान और इंडिया का भूगोल और करंट अफेयर्स बिल्कुल न छोड़े। यहाँ से सीधे प्रश्न आता है मतलब आता है, नहीं आता मतलब नहीं आता। यूं कंफ्यूजन का दौर नहीं हो सकता कि ये हो सकता है, नहीं भैया हो नहीं सकता, ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। जैसे करंट अफेयर्स का 70% के नियम की बात करें, 50% अलग अलग किताबों ने पढ़े, 70% कंटेंट हर मैगजीन में समान होता है, किसी एक विषय में सोर्स या शॉर्ट नोट्स पे टिके रहें। जैसे हम करंट अफेयर्स की बात करें, ऐसा तो है नहीं कि भैया नरेंद्र कोई नया पढ़ा रहा है और दूसरा कोई नहीं पढ़ा देगा। मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और दूसरा है वो पढ़ा दे कि भैया राजस्थान का मुख्यमंत्री नरेंद्र चौधरी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति वही पढ़ाएगा, राजस्थान जितनी भी योजना है हर व्यक्ति वही पढ़ाएगा, बस उनका तरीका अलग हो सकता है जो आपके समझ में आए। तो अंतिम समय के अंदर आपको लगे कि ये चीजें बेहतर है, उन पर फोकस करो। इसके लिए हमारी जैसे रेगुलर मेरी क्लासेज आ रही थी वो आप लोगों ने देखी होगी, या फिर अभी अंतिम समय में हम लोग वार्षिकांक भी लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी आप लोग अर्धवार्षिक
ऐतिहासिक अंक लेकर के आ रहे हो तो वो भी आप लोग अंतिम समय देख सकते हो। जैसे बस में जा रहे हो या अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो अंतिम समय में उस करंट अफेयर्स की बुक को देखते चले जाओ। हो सकता है वहाँ पे 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से ना से किसी को लगता है कि यार भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैंने सर तो करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं, क्या करूँ, तो अंतिम समय में नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं है, गाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, अंतिम समय रिवाइज कर लो। नहीं पढ़ा तो कम से कम हो सकता है 2-4-5% तो ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि हाई रिटर्न है, माइंड में सेट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ जी। और लो प्रायोरिटी की बात करें, इतिहास, यदि समय कम है तो इतिहास के बजाय कल्चर और भूगोल पर अधिक ध्यान दें। हिस्ट्री से पर्सन कम आते हैं, ज्योग्राफी और कल्चर से अधिक समय आते हैं, तो अंतिम समय में आपको इसको फोकस कर देना चाहिए। तो यदि इतिहास से आपको लगता है कि भाई अब समय नहीं है, नहीं होगा, तो छोड़ दो ना भैया। लो प्रायोरिटी की बात करूँ, लो प्रायोरिटी का मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली जो लास्ट जो एग्जाम हुए हैं कितने सारे, उनमें देखा होगा कि क्वेश्चन कम आते हैं, वो आपको यहाँ पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे जैसे करंट अफेयर्स भूगोल की बात करें 70% है, बाकी 30% में ये आते हैं, मतलब ये चीज़ें यहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद है कि ब्रह्मास्त्र अंतिम दिनों में PYQ ही क्यों जरूरी है, और इसके अलावा अंतिम समय के अंदर आपको PYQ देना है। PYQ इसलिए देना है, एक तो आपको मेथड पता लग जाएगा, दूसरा आपको रिजेक्शन मेथड आ जाएगा। रिजेक्शन मेथड का मतलब है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। दोनों पेपर में आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, दोनों पेपर में इंडिविजुअल फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में दोनों में 40% मार्क्स लेकर के आने हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि भैया जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया और उसके 4 ऑप्शन थे, अब आपने यदि प्रैक्टिस नहीं की ना तो किस पर्सन को छोड़ना है ये कैसे पता लगे, उसका कुछ ऑप्शन को छोड़ना कैसे पता लगे। तो आप PYQ दोगे ना तो आपको ये आ जाएगा कि यार ये तो नहीं है, इसको तो छोड़ना है। जैसे इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे एस्टिमेट वोकैबुलरी और सिलेबस, इतना सारा चीज़ें होती हैं आपके पास, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो इतना सारा है। अब इतने सारे क्वेश्चन में से आपको PYQ क्या होता है, फिल्टर करके आता है। जैसे आपके पास पढ़ते हो हज़ारों क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम में तो 150 क्वेश्चन है ना, एग्जाम में तो 300 क्वेश्चन ही आए ना, तो हजारों में से 300 है, मतलब फिल्टराइज करके आए। और फिल्टराइज करके आए तो यदि इस फिल्टराइज से आए, इसका मतलब एग्जाम में आने वाले सटीक पर्सन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये PYQ ये बात कहता है सब जी। अब परीक्षा हॉल की रणनीति, रिजेक्शन मेथड की बात करें, परीक्षा हॉल के अंदर अब आपको क्या करना है कि सर कैसे छोड़े। बहुत सारे बच्चों को होता है सर हमें पर्सन तो आता है लेकिन नेगेटिव मार्किंग चली जाती है, सर पता नहीं हो सबर सा नहीं होता, फिर भी है ना, ये भी होता है कि ये नहीं हो सकता, फिर भी इस पर टिक करके आ जाते हैं। ये ऐसा भी लगता है कि सर हमने तो 100 क्वेश्चन आए थे, हमारा तो 60 ही ऐसा लग रहा था, तो कॉन्फिडेंस जो था वो 60 पे ठीक था कि 60 तो हमारे ठीक है, लेकिन सर 60 में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी होता है। तो सर उस चक्कर में हमने 10% और कर दिए और वो 10 के 10 गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग है, हम तो 50 पे आके टिक गए। भैया ऐसा होता है, तो एक तो आपको सब्र करना होगा। आपको जो आता है दिस इज द फाइनल, दूसरे को क्या आता है वो आप लोग डिसाइड तो कर ही नहीं सकते ना। एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया कि दूसरे ने 70 किए होंगे, दूसरे ने 80 किए होंगे, आपने 60 किए, आपकी तैयारी के बदौलत तो दूसरा भी भाई इसी पे अटका होगा। अब मारा वो जाएगा जो उस गलत फहमी के अंदर है कि दूसरे वाले ने पता नहीं कितना किया होगा, और वहां पे जाकर के वो बहुत सारे क्वेश्चन पे टिक करके आ जाता है। तो दूसरे ने क्या किया उसको आपको डिसाइड नहीं करना, आपको क्या आता है आपको वो करके आना है। जैसे यहाँ पर बैठा कि सही उत्तर ढूंढने से पहले गलत उत्तरों को विकल्प को निकालो। जैसे मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ कि भैया ये तो नहीं हो सकता, 4 ऑप्शन थे, उनमें 4 में से किसी पर्सन का जवाब ये तो नहीं हो सकता हटाओ, क्योंकि 4 ऑप्शन थे ना, 4 में से ये 2 नहीं थे, तो इनको काट दो ना भैया, क्योंकि बार बार मन उन पे भी जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो काट दो, उनको पढ़ने से समय बच जाएगा। उसके बाद में 2 विकल्पों में कंफ्यूज होने पर ही लॉजिकल रिस्क ले। अब यदि सब लगे कि ऐसा हो सकता है तो उसमें लॉजिकल लगाना होगा कि ये परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं, ये ऐसी होती हैं, वहां पे लें। और इस की बात करें, अंधे तुक्के बिल्कुल नहीं लगाएं, नेगेटिव मार्किंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हां, अंधा तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। चलो, इसके अलावा 3 घंटे जो आपके भविष्य तय करेंगे, लेंथी पेपर के लिए तैयार रहें, माइंड में सेट करके जाओ कि पेपर बड़ा आएगा, पेपर लंबा आएगा, पेपर लंबा आएगा, ये आपके माइंड में सेट है। इसका मतलब आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी फास्ट होगी, और स्पीड फास्ट होगी तो पहले जो गलतियां हुई थी कि पेपर लेंथ दिया गया, समय नहीं बचा, वो गलतियां यहाँ पे नहीं होंगी। तो पहले से माइंड में सेट करके जाओ कि पेपर लंबा आएगा, ताकि आपको आपकी स्पीड के अनुसार काम करना पड़े। दूसरा, भागकर आंसर मत देना। एक कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम लोग माइंड में सोच के जाता है कि सिंपल सा आएगा, लेंथ दिया जाता है, फिर भागा दौड़ी पढ़ा यार ये ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पेपर को शुरुआत से स्पीड अच्छी रखनी है, देखना है, उसके बाद ही जवाब देना है। और मॉक टेस्ट का माइंडसेट, इसके अलावा आपके माइंड में मॉक टेस्ट वाला होनी चाहिए कि रिजेक्शन मेथड आपको फॉलो करना है। जी, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंतिम सप्ताह की 4 सबसे बड़ी गलतियां, जी लास्ट टाइम में कुछ गलतियां आप लोग करते हो, जैसे यहाँ पे कट ऑफ और सेफ स्कोर पूछना, बार बार आता है कि सर कितना सेफ स्कोर रहेगा। आप अपने दोस्तों से भी बात करते हो, यार इतना आ जाए तो ठीक है, लास्ट ईयर इतनी मेरिट की थी, भी लास्ट ईयर की मेरिट इस मेरिट के साथ कंपेयर नहीं हो सकती। तो ये तो किसी से पूछना नहीं, किसी को नहीं पता। आप मुझसे पूछो कि सर कितनी कट ऑफ जा सकते हैं LDC की, तो भैया मुझे यदि कट ऑफ पता होती तो फिर मैं तो जाकर के एक ऐसे भविष्यवक्ता के रूप में बैठ जाता ना, फिर मैं क्यों गला फाड़ता, यहाँ पे क्यों चिल्लाता आपके सामने, क्यों बोलता आपके सामने, क्यों खड़ा रहता भैया आपके सामने। मैं भी कहीं जाकर के आराम से एक मेरी दुकान खोलता बढ़िया वाली और कहता आ जाओ मैं बता दूंगा LDC की कट ऑफ कितनी है भैया,
और यदि मैं एलडीसी कट ऑफ बता सकता हूं तो फिर मैं तुम्हारे बारे में बता देता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल किसी को भी नहीं पता है जी। दूसरा, 50 नए सोच से पढ़ाई करना। अंतिम समय में यूं लगता है, आप किसी दोस्त से मिलोगे, वो कहेगा यार इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आपको कहेगा यार मुझे तो आता ही नहीं है, फिर उसने तगड़ी पढ़ाई की होगी। मेरे भाई, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूछने के लिए अच्छे लगते हैं, क्लासरूम में अच्छे लगते हैं या दोस्तों के बीच में अच्छे लगते हैं, उसका वास्तविक रूप से कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरा, वो कहेगा यार मैंने तो ये भी पढ़ी थी, देखो कितनी शानदार बुक है। सबकी बुक शानदार ही होती है, आपके पास जो कंटेंट है वो शानदार है, उसको आप वाला कंटेंट अच्छा लगा तुम्हें उनका, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा। आपने जो पढ़ा उसके ऊपर विश्वास रखना है, अंधे तुक्के नहीं लगाए, बिल्कुल भी अंधा तुक्का तो नहीं मारना है। सिलेबस पूरा होने पर भी डरना। कई बार ऐसा होता है कि आपने पढ़ाई की है, घबराहट होती है, सिलेबस पूरा हो गया, उत्तरी की क्या होगा। अरे भाई क्या होगा, अब डरने से जरूरत ही नहीं ना। अब 7 दिन बचे हैं, आप डर लोगे कि क्या होगा, तो क्या अब वापस सिलेबस पूरा हो जाएगा? नहीं ना। आप डर लोगे तो क्या रिवीजन हो जाएगा? नहीं ना। क्या डर लोगे तो क्या सिलेबस कम हो जाएगा? या डर लोगे तो क्या कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड वाला कहेगा कि नहीं नरेंद्र डर रहा भाई, है ना, नरेंद्र डर रहा भाई साहब, चौहान साहब डर रहे हैं, तो ना डर रहे हैं तो यार इसके ऊपर कुछ स्पेशल है ना, हम लोग यूं थोड़ा सा दान दक्षिणा दे देते हैं इसको, ले भैया नरेंद्र तेरे को दे, ले भाई चौहान साहब आपको दे दिए 10 नंबर। ऐसा नहीं है ना। तो डरने से होगा क्या, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जी। इसके अलावा अब की बार एलडीसी पर डेली 5 घंटे के, इसके अलावा हम लोग उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर, उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम के ऊपर आप लोगों के लिए इस एलडीसी की जो सीरीज है वो हम लोग लेकर के आए थे। रिवीजन सीरीज की बात करें, जहां पर आप लोग यहाँ पर इंग्लिश की बात करें, आर्ट एंड कल्चर है, साइंस है या फिर मैथ है, इन सब का रिवीजन भी कर सकते हो जी। इसके अलावा खुद पर विश्वास रखें, विजय आपकी होगी। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा भविष्य है। अपने माता पिता के सपने और अपने सालों की मेहनत को याद करें। यदि आपने मेहनत की तो आप पूरी तरह से तैयार, पेपर कैसा भी आए आपका काम उन 3 घंटों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। 5 जुलाई को मैदान में उतरें और अपना हक छीन लें। ऑल द बेस्ट मिशन एलडीसी 2026। तो मेरी ओर से और उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सबको इस एलडीसी के एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।